जी भाई, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज क्रिकेट पे बात करेंगे। गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बड़े मैचेस हुए और उन्हीं 2 मैचेस के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं आज पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ, पहला T20 गाबा में जो खेला गया, उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा क्रिकेट फैंस के लिए कि जो मैच T20 का होना चाहिए था वह आखिर में तकरीबन हांगकॉन्ग सिक्सेस की तरह बन गया। मतलब 7 ओवर का मैच हुआ और चूंकि पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है वो T7 के लिए नहीं, T20 के लिए अनाउंस किया गया था, जिसमें भी बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन उन्होंने T20 की तैयारी करी थी और पाकिस्तान अनलकी रहा। अनलकी तो नहीं, अनफॉर्चुनेट रहा कि पाकिस्तान को जो है वो पूरी क्रिकेट खेलने को देखने को कि और पाकिस्तान टीम जो है बड़ी अनफॉर्चुनेट रही इस मामले में। उसके बाद कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी थे, कुछ गलतियां भी हुई, तो उन पे बात करेंगे जी। सबसे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करने का मतलब फील्ड करने का फैसला करा। वो मुझे समझ में नहीं आया कि जहां बारिश हुई है, ठीक है, गाबा का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन घास जो है वो फिर भी गीला होता है। इसका मतलब कि ऐसे मैच में जो कि मतलब जहां पे आपकी हर बॉल, अगर 42 बॉल हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आपके हर बॉल जो है वो परफेक्ट गिरे। आपने हर बॉल पे रन बचाने हैं, तो उसमें जाहिर बात है फास्ट बॉलर से आपके तो ग्रिप का मसला होता है, बॉल गीला होगा। तो उसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या सोच थी मैनेजमेंट की या कप्तान की कि उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला क्यों करा। उसके बाद बॉलिंग में आपने आपके फ्रंट लाइन बॉलर जो हैं, जो पता नहीं 4 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, वो तीनों जो हैं वो मैच का हिस्सा थे और उन तीनों ने बॉलिंग करवाई और अपने पूरे ओवर करवाए। तो वहां कुछ गलतियां थी, ठीक है। मैक्सवेल की एक इनिंग बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। मैक्सवेल एक तो पावर हिटर हैं, पावर हिटिंग करते हैं, ऊपर से उनको ग्राउंड के हर तरफ खेलना आता है। उनके पास जदीद गेम की शॉट्स हैं, जैसे कि आज हमने देखा कि बॉलर्स बड़े घबरा गए जब उन्होंने रिवर्स स्वीप पे जो है, रिवर्स स्वीप तो नहीं, कोई रिवर्स स्लॉग पे जो है उन्होंने जो है कुछ बाउंड्रीज वगैरह मारी और वहां पे जो है लेंथ जो है बॉलर्स की खराब हुई। अब शुरू से बात करें तो ठीक है, T20 में पाकिस्तान का नया स्क्वाड है, पाकिस्तान नए लड़कों को ट्राई कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ बैटिंग में ही क्यों ट्राई हो रहे हैं। मतलब बॉलिंग में अभी आपके बॉलर्स जो हैं वो 3 वनडे खेल कर आए हैं। इतना फायदा क्या ऑलराउंडर रखने का जब आप उनको मैच में चांस देंगे नहीं। मतलब 3 फास्ट बॉलर जो आप तीनों को खिलाते जाएंगे। हमें देख के पता चल रहा है कि नसीम शाह इज नॉट फिट, शाहीन का भी अभी रिदम आया पर ही इज नॉट देयर, मतलब उसकी फिटनेस लेवल वैसा है नहीं। हारिस रऊफ ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी, ठीक है, दूसरे ओवर में मैक्सवेल के हत्ते हुए चढ़ गए, लेकिन उसमें भी एक आध शॉट जो था वो उन्होंने आंख बंद करके लापा मारा। जो लेग पे छक्का था वो कोई बहुत जबरदस्त शॉट नहीं था और एक इनसाइड एज पे जो है वो चौका हो गया। उसके अलावा जो सामने का बॉल जो उसने छक्का मारा वो हारिस रऊफ से गलत बॉल हो गया, स्लो वन किया लेकिन बहुत ही पीछे कर दिया, उसको टाइम मिल गया मैक्सवेल को, उस पर छक्का मार दिया। ओवरऑल देखा जाए तो हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी, अच्छी बॉलिंग करी और यही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चालाकी से, दिमाग से बॉलिंग। एक तो उन्होंने पेस से बीट करा, लेकिन स्लो वन वगैरह भी बहुत करी, जिसकी वजह से उनको दूसरा ओवर में पड़े भी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं, मतलब 7 ओवर की क्रिकेट में आप विकेट लेने पे जा रहे हैं। शुरू में T20 की बॉलिंग में आपको इतने एक्सपीरियंस होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि T20 की बॉलिंग क्या होगी और उससे भी शॉर्टर फॉर्मेट होगा तो उसकी बॉलिंग क्या होगी। अब शाहीन शाह अफरीदी ने पहला बॉल विकेट लेने गए, वही जो टिपिकल शाहीन अफरीदी का पहला ओवर होता है, आगे बॉल किया उन्होंने, पता था उसके लिए रेडी थे फ्रेजर और उन्होंने चौका मारा। दूसरी बॉल फिर चौका मारा तो फुल पे शाहीन शाह अफरीदी को चौका मिला। उन्होंने लेंथ पिक ही नहीं करी कि यार ठीक है मैं टाइट लेंथ पे बॉल करता हूं, गाबा का विकेट है, तेज विकेट है, बाउंस मिलेगा इसमें, यहां मैं आगे करने का तो मुझे फुल बॉल करने का तो कोई फायदा नहीं है। आप लेंथ पे जाते हैं, उनके बॉलर्स को आप देख लेंगे, उन्होंने लेंथ पे बॉलिंग करी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी। उन पे आएंगे, अभी उनकी बॉलिंग पर आएंगे, पहले मैं अपनी बॉलिंग की बात कर लूं कि शाहीन शाह अफरीदी ने यहां तो बहुत फुल किया या फिर बिल्कुल बहुत शॉर्ट ऑफ द लेंथ करी और उस पर छक्का खा लिया। तो शाहीन शाह अफरीदी के बाद नसीम शाह पहली बॉल करी, अच्छा बॉल करा, लेंथ बॉल था, उस पर कैच हो गया, चौका भी पड़ जाता तो अच्छा बॉल था। उसके बाद उन्होंने एक और बॉल किया, टांग पकड़ने की कोशिश करी, मैक्सवेल ने उनको रिवर्स में मार दिया। ठीक है, मैक्सवेल है, अनएक्सपेक्टेड खेला था, उसने इनोवेट किया, कुछ नया इनोवेट किया और चौका मार दिया। उसके बाद फिर अगली बॉल पे चौका मार दिया और उसके बाद एक तो नसीम शाह का रिदम नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं से वो कंप्लीटली फिट नजर नहीं आ रहे। ठीक है, पाकिस्तान जीता है ओडीआई सीरीज और फास्ट बॉलर्स की वजह से जीता है, लेकिन उसमें भी नसीम शाह हमें फिट नजर नहीं आए। और फिर दूसरे ओवर में भी आके नसीम शाह ने आगे बॉलें करी,
या तो बहुत स्लो वन जो है पीछे कर दिया या फिर बहुत आगे कर दी बॉल। तो समझ में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान बॉलर्स के पास प्लान क्यों नहीं है। मतलब ठीक है T20 से फॉर्मेट छोटा हुआ, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, आपको इतना घबरी होना नहीं चाहिए था कि आपके पास बॉलिंग में कुछ भी प्लान नहीं था। तो कप्तानी की पहले मैंने गलती बताई कि एक तो वो टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला मुझे नहीं लगा कि ठीक है, और दूसरा रिजवान ने जब दूसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी को दिया तो वो मुझे समझ में नहीं आया। जब हारिस रऊफ को दिया, हारिस रऊफ अच्छा कर रहे थे, हारिस रऊफ को दिया, उनका हमें पता था कि उन्होंने 2 ओवर करने हैं क्योंकि उन्होंने पहला ओवर बहुत अच्छा करा था। लेकिन उसके अलावा नसीम ने ना पहला ओवर अच्छा करा था ना शाहीन ने अच्छा करा था। तो क्या जरूरत पड़ी कि जब आपके पास, आपने अब्बास को वैसी बॉलिंग देनी भी थी, अगर आप अब्बास को 1 ओवर पहले देते तो आपके कैप्टन के दिमाग में यह आइडिया आ जाता कि यार अब्बास ने अच्छा बॉल फेंका है, दूसरा ओवर अब्बास डिजर्व करता है। लेकिन नहीं, फिर नसीम शाह पे गए और नसीम शाह ने खुल के, दिल खोल के जो है दूसरे ओवर में भी रन दिए, जिसकी वजह से बैटिंग पे बहुत ज्यादा प्रेशर आया। क्योंकि देखें, एक तो हमारे पास पावर हिटर नहीं थे, T20 के फॉर्मेट को देखते हुए पावर हिटर नहीं थे। अगर स्क्वाड बनाया आपने और नए लड़के लाना चाह रहे हैं आप, तो आपको यह देखना चाहिए कि रीसेंट पास एयर जो हैं उनमें कहां पे पाकिस्तान की बैटिंग लैग कर रही होती है। अब आप इस टीम में देखें, 5 ओपनर आपने इस टीम में रखे हुए, जिनका मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं तो 5 ओपनर जो कि डोमेस्टिक में और हर जगह ओपनिंग स्लॉट पे खेलते हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में कैसे एडजस्ट करेंगे, समझ में नहीं आया। या तो आप उनको डोमेस्टिक में भी ये रोल दें, आपके जो PSL होता है उसमें भी ये रोल दें, तो ठीक है, समझ में आता है कि यार चलो टीम बिल्ड कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं। लेकिन नहीं, आपके साहिबजादा फरहान वो ओपन करते हैं, बाबर ओपन करते हैं, रिजवान ओपन करते हैं, उस्मान तो पता ही नहीं क्या ही करते हैं, उन पर भी आएंगे, हसीबुल्ला ओपन करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि प्लानिंग क्या है पाकिस्तान टीम की। फखर इस टीम का हिस्सा होने चाहिए थे, ठीक है, उनके मसले मसाइल हुए, वो बाहर हो गए, लेकिन साइम अयूब वो तो ODI से ज्यादा T20 के अच्छे प्लेयर हैं। ठीक है, उन्होंने क्लिक नहीं करा, लेकिन आपको पता है कि वो इंपैक्टफुल प्लेयर हैं, वो चलेंगे तो वो मैच आपको बना के दे देंगे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है और थिंक टैंक जो है वो लैग कर रहा है कहीं ना कहीं, कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर जो है वो पाकिस्तान के पास आ नहीं रहे। फिर सबसे बड़ा पॉइंट ये कि ठीक है, अच्छे रन स्कोर कर दिए उन्होंने, और आप गौर करिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने जो खेला, ठीक है उनका होम ग्राउंड है, लेकिन फिर भी वो जानदार प्लेयर होते हुए भी वो लेग साइड पर और ऑफ साइड पे नहीं गए। उन्होंने शॉर्ट बाउंड्रीज जो थी उनको टारगेट करा, या उन्होंने बैक ऑफ द विकेट खेला या बिल्कुल स्ट्रेट खेला उन्होंने, कि वहां पे बाउंड्रीज छोटी हैं और वहां पे मारने का चांस अच्छा है, वहां पे बाउंड्रीज मिलने का चांस ज्यादा है। और माशाल्लाह से पाकिस्तान बॉलर्स ने भी फुल साथ दिया कि वो उन्हीं एरियाज को टारगेट करें, हम बॉल ही ऐसी करवाएं। अगर वो बैक ऑफ द लेंथ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि शॉर्ट करते, गुड लाइन पे बॉल करते, पेस चेंज ऑफ पेस करते गुड लाइन से ही, तो उनको कहां मारना पड़ता है, या लेग साइड पे मारना पड़ता है या ऑफ साइड पे मारना पड़ता। क्योंकि गुड लाइन की बॉल को जो पीछे खेलना और बिल्कुल सामने मार देना, ये बहुत मुश्किल है, खासतौर पे ऐसी विकेट पे जहां पे बॉल तेज तो निकलता ही निकलता है, उसके अलावा बाउंस भी मिलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बॉलर्स ने ये सोचा क्यों नहीं। फिर दूसरी इनिंग पर आ जाए, ठीक है, 93 का टारगेट था और पाकिस्तान की जैसी बैटिंग लाइनअप थी, मुझे पता था कि इस फॉर्मेट में पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना ही पड़ेगा। अगर T20 से भी T7 पर आ जाएंगे तो मुश्किलात तो होंगी। सबसे पहली बात कि बैट्समैन बहुत ज्यादा ऐसे थे जो कि बिल्कुल नए नए बैट्समैन हैं, जिनको इतना इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोजर नहीं है। और एक तो एडवांटेज आपको ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ेगा कि वो अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, और पाकिस्तान जो है, काफी प्लेयर जो है वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, तो वो यूज तो नहीं है इस बाउंस के और इस पेस के, विकेट ऑफ द विकेट जो पेस मिलता है, बाउंस मिलता है, उसके यूज टू नहीं है। तो उस पे एक हम कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा हम लीनियंट हो सकते हैं, इतना बढ़ चढ़ के जो है उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हम पाकिस्तानी बैट्समैन की। दूसरा, लेकिन टेक्निकल चीज पर आ जाए तो आपके सारे बैट्समैन ने, किसी ने भी ये सोचने की कोशिश नहीं करी करके यार पहली देख लिया हमने, इनिंग देख लिया ऑस्ट्रेलिया की और उन किन बाउंड्रीज को टारगेट करा है, तो हम भी उन्हीं बाउंड्रीज को टारगेट करें। हमारे 5 से 6 बैट्समैन जो हैं वो लेग साइड पे, जो कि टिपिकल लापा शॉट होता है ना, टिपिकल बस मिड विकेट की तरफ चले जाएं या लेग साइड पे चले जाएं और वहां छक्का मार देंगे, बड़ी बाउंड्रीज की तरफ गए, जो कि कामयाब हमें पता था कि नहीं हो पाएंगे। जब हमें बाहर बैठ के पता था तो ये तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको क्यों ये बात समझ में नहीं आई। आपके साहिबजादा फरहान
क्रॉस खेलते हुए आउट हुए, सलमान अली आगा क्रॉस खेलते हुए आउट हुए, बाबर आजम क्रॉस खेलते हुए आउट हुए, रिजवान क्रॉस खेलते हुए आउट हुए, फिर आपके हसीबुल्ला क्रॉस खेलते हुए आउट हुए, और उस्मान तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे कि वो क्या ही खेल रहे थे। उनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूं और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हूं, ये मजाक नहीं चला। और ये चीज सिलेक्टर्स को भी अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि उस्मान खान जो है वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। उनसे हाथ जोड़ लेने चाहिए। उनको आपने पूरा वर्ल्ड कप दिया, पूरे वर्ल्ड कप में गोद दिया, और आपको नजर आया कि वो उस कैलिबर के प्लेयर नहीं है। उनको पीएसएल में आप माठी विकेट पे खिलाते रहे, जहां बाउंस नहीं मिलेगा, जहां बॉल कोई हरकत नहीं करेगा, हिलेगा जुलेगा नहीं, वो उस पर आपको मार के दिखाते रहेंगे। तो उस्मान खान के साथ क्या मुआहदे हुए हैं कि बस आपको अब हमने, आप कुछ भी करें, आपको हमने 2 साल का रन देना ही देना है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो बहुत ही अगली लग रहे थे। 5 स्टंप छोड़ के, 3 स्टंप छोड़ के, उसके भी 2 स्टंप अगर और भी लगा लो तो उससे भी हट के वो जो है बॉल को ट्राई कर रहे थे मारने की। पहले वो लेग साइड पे ट्राई करते रहे, बाउंस का समझ में नहीं आया उनको, फिर उनका एक आधा शॉट लग गया, उसके बाद उन्होंने कहा मैं निकल के मार दूंगा। कहां मार देंगे निकल के, कहां मार देंगे? तो उस्मान खान तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर में प्लान होना चाहिए, और मुझे यह भी नहीं लगता कि आगे आने वाले मैचेस में जो है उनको चांस मिलना चाहिए। जिस तरह अभी हमने बात करी कि आपके पास 5 ओपनर हैं, तो आप कोशिश करें, अगर आपने टीम बनानी है तो आप कोशिश करें कि आप ऊपर का अपना नंबर सेक्रीफाइस करके इन बच्चों को फिर प्रॉपर चांस दें जिन नंबर पे वो खेलते आए हैं। सबसे पहली बात तो यह है ना कि उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में आके थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिले। आप उनको अपने नंबर पे नहीं खिला रहे आते ही, तो कैसे परफॉर्म करेंगे? उसके बावजूद हसीबुल्ला जो है आज अच्छे नजर आए मुझे, और उम्मीद करता हूं कि रिजवान जो है इनको प्रमोट करेंगे, इनको ऊपर लेकर आएंगे। ओपन करवा दें यार, उनको ओपन करवा दें, आपके साथ वो ओपन करें, बाबर आजम वन डाउन आ जाए। एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं ना, प्लेयर बनाने हैं ना, तो इस तरह प्लेयर बनेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग की, तो यार वो जो नया बॉलर था जिसने बी से करके कुछ नाम है उसका, मेरे जहन में नहीं आ रहा, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करी उसने, लेंथ बॉल करा और एक ही जगह से वो बस बॉल हल्का सा बाहर निकलता रहा। पाकिस्तान बैट्समैन को समझ में नहीं आया कि हमने ऑफ साइड पे भी खेल सकते थे, हम पीछे भी खेल सकते थे, हम सीधा खेल सकते थे, सारे क्रॉस की तरफ जाते रहे, वो बॉल बाहर निकालता रहे, ये क्रॉस मारते रहे। नेथन एलियट ये कोई नई बॉलर नहीं है, ये काफी टाइम से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ हैं और काफी मैचेस खेल चुके हैं, और फिर से उन्होंने आज बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी। लेंथ पे वो स्लो वन चेंज ऑफ पेस करते रहे। पाकिस्तान बैट्समैन का प्लान ही ये था कि जाने और बस आंख बंद करके बैट घुमाना है। तो टेक्निकल फेलर्स तो थे, लेकिन बैश हम इस चीज पे नहीं कर सकते कि प्रॉपर T20 मैच नहीं था। रिजवान नए कैप्टन है, ठीक है, वो भी गलतियां करेंगे, पाकिस्तान नई टीम भी खिला रहा है, उसमें भी कुछ गलतियां होंगी, थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाने में गलतियां होंगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बॉलिंग ऑलराउंडर्स या बैटिंग ऑलराउंडर्स जो है उनको ज़्यादा चांस देना चाहिए। इस फॉर्मेट की क्रिकेट में उनको ज़्यादा चांस मिलना चाहिए। तो अगले मैच में मुझे लगता है यहाँ तो सुफियान मुकीम आएंगे, जहांदाद को चांस मिलना चाहिए, नसीम को आपको रेस्ट करवाना चाहिए। अगर आपके पास फास्ट बॉलर बॉलिंग के ऑप्शंस हैं, 4 5 6 फास्ट बॉलर हैं, तो आप रोटेट करें ना। आप क्यों एक ही बॉलर को बार बार इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो नहीं हुए प्रॉपर फिट तो उसको और रगड़ते रहें कि वो खत्म नहीं हो जाए, उसके बाद वो आ ही ना सके। इन प्लेयर्स पे आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, इनको सेव करके खिलाना पड़ेगा। इंडिया पे चले जाएं आप, वो देख लो उनका प्रीमियम बॉलर जो है बुमराह, वो उसको सेव करके अच्छे बड़े मैचेस में, अच्छे इवेंट पे, बड़ी सीरीज में खिलाते हैं, वो परफॉर्म करके देखते हैं। उनको संभालना आ गया है, उनको रोटेट करना आ गया है, बॉलर्स को किस तरह रोटेट करना है। आपको इंडिया की हर सीरीज में कोई नया बॉलर नजर आता है। तो होपफुली आज का मैच तो हार गए, लेकिन होपफुली पाकिस्तान अगला जो सिडनी का मैच है उसमें अच्छा करेगा, क्योंकि सिडनी की कंडीशंस जो है ना वो थोड़ी बहुत एशिया से मिलती जुलती हैं। एक सिडनी की और एक एडिलेड की, ये 2 ग्राउंड ऐसे हैं जो एशियन बैटर्स को जो है वो सूट करते हैं। तो होपफुली पाकिस्तान उस पिच पे अच्छा करेगा। उम्मीद ये है कि अच्छा करे, पाकिस्तान के लिए बेस्ट पिचेज हैं, लेकिन टेक्निकल चीज़ों पे कुछ बात करनी थी। एक और बड़ी बात जो मुझसे मिस हो गई कि पाकिस्तान बैट्समैन जो है वो क्रीज का भी इस्तेमाल जो है ना, पिच को पूरी तरीके से कवर नहीं करते। कोई वाइड ऑफ द विकेट बॉल करेगा तो पाकिस्तान बैट्समैन उस पर कुछ नहीं कर सकते। कोई
लेंथ हल्की सी चेंज करेगा तो पाकिस्तान बैट्समैन जो है वो पिच को अच्छे से, लेंथ को अच्छे से रीड नहीं कर पाते। तो थोड़ा इनोवेशन लानी पड़ेगी अपने शॉट्स में। मसल चाहिए आपको, पावर चाहिए आपको। T20 क्रिकेट में आपको पता होना चाहिए कि जहां अगर मैच में ऐसी सिचुएशन बहुत मरतबा आएगी 3 पे 40 करने, तो 3 ओवर में 40 कैसे करने, उसके लिए आपको बड़ी हिट लगानी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली कोई पावर स्ट्राइकर जो है ना वो दिखा नहीं अभी तक, चंद सालों में नहीं दिखा। पावर के नाम पे हम कुछ और ही दिखाते रहे। अब चूंकि नई टीम आई है, नया कप्तान है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मिले जो कि नीचे आके 30-40 रन तेज करे। अब आ जाते हैं जी दूसरे मैच पे। दूसरा मैच वो जो कि कल खेला गया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के दरमियान में। जबरदस्त मैच हुआ, बहुत जबरदस्त मैच हुआ, कांटेदार मुकाबला हुआ। कांटेदार ऐसा हो गया क्योंकि आखिर में हमें मार्को जेनसन की जो है वो ब्रिलियंस देखने को मिली। जिस तरह से उन्होंने बॉल को टाइम करा और जिस तरह से उन्होंने तेज रन करे, तो एक टाइम पे थोड़ी सी उम्मीद साउथ अफ्रीकन फैंस को भी आ गई थी कि यार ये मैच जो है ना ये कहीं और जा सकता है। क्योंकि एक मैच में इंडिया इसी तरह करने का मैच हारा था जब जेराल्ड क्वित्से ने जो है वो बड़ी एक शानदार बैटिंग करके इंडिया को मैच हरा दिया था। ओवरऑल देखे जाए तो इंडिया इस सीरीज में बहुत बेहतर कर रहा है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका के कुछ मेन प्लेयर जो हैं वो मिसिंग है, लेकिन इंडिया के भी काफी नए बच्चे हैं और वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया ने जैसे इस सीरीज में जायसवाल नहीं है, शुभमन गिल नहीं है, कुलदीप यादव नहीं है, बुमराह नहीं है, उसी तरह साउथ अफ्रीका के पास भी कुछ प्लेयर नहीं है। क्विंटन डिकॉक नहीं है, फिर आपके पास रबाडा नहीं है, नोटिये नहीं है। और देखा जाए तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट ज्यादा बॉलिंग में रहा है। बॉलिंग बहुत बुरी कर रहा है साउथ अफ्रीका। बैटिंग में 200 रन ठीक है बना ही रहे ना किसी तरीके से वो लोग। बात कर लें कल के मैच में, खसूसन कल के मैच में, तो पहले इंडिया ने बैटिंग करी और इंडिया ने अच्छा तकरीबन 200 रन का टारगेट दिया। और टारगेट देख के समझ में आ गया था कि साउथ अफ्रीका के लिए ये मैच बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उससे पहले मैचेस में भी हमने देखा साउथ अफ्रीका ऐसा क्लिक कर नहीं रहा। हालांकि कंडीशंस अपनी है और इंडिया के काफ़ी प्लेयर्स पहली मर्तबा अफ्रीका में जाके खेल रहे हैं। दाद देनी पड़ेगी जी अभिषेक शर्मा की, ज़बरदस्त बैटिंग करी और इंडिया ने अब उन पे इन्वेस्ट करना है। अब उनको चांसेस देने हैं, इंडिया ने प्रॉपर चांस दें। वो एक अच्छे T20 के प्लेयर तो मुझे नज़र आ रहे हैं। ODI में अभी उनको एक्सपोजर मिलेगा तो पता चलेगा, क्योंकि उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो स्ट्राइक इतनी रोटेट नहीं करते और ODI में आपको आपका टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो T20 के तो अभी बड़े ज़बरदस्त प्लेयर नज़र आ रहे हैं। बड़ी अच्छी कल उन्होंने बारी खेली, अच्छी 50 मारी, मज़ा आया उनकी बैटिंग देखने में। ऑन द अदर हैंड संजू सैमसन फिर से डिसअपॉइंट कर रहे हैं। एक सेंचुरी मारी और उसके बाद दोनों मैचेस में इतना, लोग कह रहे हैं कि वो विकेट छोड़ के मारना चाह रहे हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि वो बॉल पे बहुत लेट आ रहे हैं। विकेट तो छोड़ें, लेकिन वो जो बॉल पे आ रहे हैं वो बहुत सुस्त आ रहे हैं बॉल पे। तो संजू सैमसन अगर आगे इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं तो एक आध 100 मारने से बाकी में आप डक पे जाएं, ऐसा नहीं चलेगा। आप भाई 100 ना मारें, आप 40-50 करें, लेकिन कंसिस्टेंट रहें अपनी परफॉर्मेंस को लेके। नहीं तो पीछे ओपनिंग में ऑप्शंस कम तो नहीं है। जायसवाल है आपके पीछे बैठा हुआ, शुभमन गिल है आपके पीछे बैठा हुआ, अभिषेक शर्मा ने अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको इंडिया के लिए खेलना है तो उसके लिए आपको रन करने पड़ेंगे। इंडियन बैटिंग लाइन, इंडिया की बेंच बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की तरह आपको 4-5 सीरीज मिल जाएंगी। हालांकि गौतम गंभीर और इंडियन मैनेजमेंट जो है बड़ा उन पे भरोसा दिखा रही है संजू सैमसन पे, लेकिन अब उनको परफॉर्म करके देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दी गोल्डन बॉय कल के मैच के, तिलक वर्मा। जबरदस्त सेंचुरी और बड़े पावरफुल हिटिंग करी, बड़े पावरफुल स्ट्रोक्स उनकी तरफ से नजर आए। कुछ दिनों पहले हमारे कुछ एक मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी क्रिकेट का बहुत शौक है, तो हम उनसे बैठ के डिस्कस कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि यार सीरीज शुरू होने से पहले, जब स्क्वाड अनाउंस भी नहीं हुआ था, तो ये कह रहे थे कि तिलक वर्मा जो है ना ये इंडिया के लिए बहुत लंबा खेलेगा। और मैंने कहा कि नहीं यार, वो बहुत लिमिटेड प्लेयर है, क्योंकि पिछली कुछ सीरीज मैंने उनकी देखी थी तो वो लेग साइड पर बहुत ज़्यादा खेलते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, तिलक वर्मा में बहुत पोटेंशियल है और तिलक वर्मा जो आगे खेलेगा। और जैसी उन्होंने इस सीरीज में पारियां खेली हैं तो उनको तो आगे चांस मिलना ही चाहिए। अगर वो एकदम से गायब हो जाएं
तो फिर डाउट करना पड़ेगा मैनेजमेंट पे कि ये कोई खाना पूरी चल रही है, ये खांचागिरी चल रही है कि तिलक वर्मा परफॉर्म करने के बाद क्यों नहीं आ रहे। अभी चौथा मैच है और होपफुली वो चौथे मैच में भी अच्छा करेंगे तो इंडिया का फ्यूचर में इंडिया के लिए खेलते हुए अब नजर आ रहे हैं। T20 में तो नजर आ रहे हैं, जबकि मेरा मानना ये था कि T20 से अच्छा वो ओडीआई के प्लेयर हैं, ओडीआई में वो खेल सकते हैं, लेकिन T20 में जिस तरह की उन्होंने हिटिंग करी है, मेरी राय मुझे अपनी राय बदलनी पड़ेगी कि तिलक वर्मा को अब और चांसेस मिलने चाहिए। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये रही है कि इंडिया के लिए कि इंडिया के सीनियर प्लेयर जो हैं उन्होंने इस सीरीज में अभी तक परफॉर्म नहीं करा। बात करें आप हार्दिक पांड्या की, बात करें आप सूर्य कुमार यादव की, संजू सैमसन भी बहुत टाइम से खेल रहे हैं, तो इन तीनों ने कोई खास परफॉर्म नहीं करा। एक सेंचुरी गिनवा दी आपको संजू सैमसन की, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे हैं। आप एक ही फॉर्मेट के प्लेयर हैं, आप बाकी दो फॉर्मेट में आपकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर इस फॉर्मेट में भी आपकी ऐसी परफॉर्मेंसेस रहेगी तो भाई साहब आपको कप्तान बनाया हुआ है, ये ना हो कि आपको टीम से बैठना पड़ जाए। सेम गोस पे हार्दिक पांड्या, कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही हार्दिक पांड्या की तरफ से, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। बॉलिंग में भी कल उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग करी और कल अच्छे खासे उनको टिका के रन मारे जेंसन ने, मार्को जेंसन ने। सीनियर प्लेयर में देखा जाए तो एक अक्षर पटेल वो अच्छा कर रहे हैं और एक अर्शदीप सिंह जो है वो अच्छा कर रहे हैं। बॉलिंग एज कंपेयर टू साउथ अफ्रीका इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है, हार्दिक पांड्या को छोड़ के। मिस्ट्री स्पिनर जी वापस आए हैं, इससे पहले ये आए थे मेरे ख्याल में 2022 के वर्ल्ड कप में आए थे और उसमें जब शिकस्त हुई थी बड़ी ख़राब बॉलिंग इन्होंने करी थी। अभी भी मैं देखता हूँ कभी कभी बहुत पीछे बॉल फेंक देते हैं, लेकिन अभी तक विकेट ले रहे हैं तो अच्छे चल रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि मैन ऑफ द सीरीज इंडिया मैच जीते और फिर मैन ऑफ द सीरीज जो है वो चक्रवर्ती बनते हैं या फिर तिलक वर्मा बनते हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि कल भी उन्होंने रन तो कंसीड करे लेकिन 2 विकेट वो फिर भी ले गए। बिश्नोई पर आ जाए तो बिश्नोई मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे हैं इंडियन टीम में। कल भी आप देखें, एक तो उनकी ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और जिस स्पेस से वो बॉल करते हैं बड़ा मुश्किल है उनको, अगर वो जगह पे बॉल गिर जाए बड़ा मुश्किल है उनको मारना। एक इस सीरीज की इंडियन टीम की तरफ से जो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही वो रिंकू सिंह। यार रिंकू सिंह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं चाहता था कि वो इस सीरीज में अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि जब उनको लास्ट T20 वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया स्क्वाड में तो मैंने ये इजहार किया था कि यार ये इनके साथ जो है ज्यादती की गई है, क्योंकि वो उस वक्त अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहे थे और उसके बाद अगर ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी तो फिर यार मैनेजमेंट तो डाउट करेगी ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की तरह ये सारे ओपनर्स हैं और इनको अलग अलग नंबर पे खिला रहे हैं, ये उसी नंबर पे खेल रहे हैं जिस नंबर पे एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इन्हीं नंबर्स पे ये आईपीएल में खेलते हैं। तिलक वर्मा देख ले 1 डाउन 2 डाउन ही आते हैं आईपीएल में, अपने नंबर पे खेल रहे हैं वो। हार्दिक पांड्या अपने नंबर पे खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव अपने नंबर पे खेल रहे हैं। रिंकू सिंह का डोमेस्टिक में भी यही रोल होता है कि वो इसी नंबर पर आए, इतनी कम बॉलें उनको मिलेगी और उस पर वो इंपैक्टफुल अपनी बारी खेल के जाए, अच्छा एक कैमियो करके जाए कि 10 बॉलों पे 24 मार दिए, 10 बॉलों पे 22 मार दिए, 30 मार दिए, ऐसा रोल है उनको, ऐसा रोल उनको डोमेस्टिक में मिला हुआ है। तो ये नहीं कह सकते कि यार उनको चांस बहुत कम मिल रहा है, उनका रोल ये और उस रोल पे उनको खड़ा उतरना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका की बात कर लें तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो रही वो रेजा हेंड्रिक्स की तरफ रही कि अगर आपको 200 से ऊपर का टारगेट मिला हुआ है तो आप इस तरह से जो है ये आपको अपना बैटिंग स्टाइल जो है चेंज करना पड़ेगा। जो पुराना आपका बैटिंग स्टाइल था आपको वापस उसी पे आना पड़ेगा। डेविड मिलर का बैट बिल्कुल सूर्य कुमार यादव की तरह इस सीरीज में बिल्कुल भी नहीं चला। कल उनका कैच अक्षर पटेल ने बहुत अच्छा पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने एक आध छक्का मारा था और रन बॉल ही खेल लेते ऑलमोस्ट। तो डेविड मिलर डिसअपॉइंट करा है उन्होंने अफ्रीकन फैंस को और बोर्ड को डिसअपॉइंट करा है। होपफुली चौथे मैच में वो अच्छा करें। मुझे नहीं लगता कि अफ्रीका जीतेगा, इंडिया का अपर एंड है। इंडिया एक मैच जो भी हारा है वो कप्तानी की वजह से हार गया, जहां अक्सर पटेल का ओवर बन रहा था वहां फास्ट बॉलर के पास चले गए और रन कंसीड करके फास्ट बॉलर आवेश खान वगैरह। तो इंडिया ओवरऑल ज्यादा अच्छा खेल रहा है साउथ अफ्रीका से। अब अगले मैच में चौथे मैच में देखते हैं कि क्या होगा। इंडिया अब सीरीज तो हार नहीं सकता, लेकिन ड्रॉ हो सकती है सीरीज। अफ्रीका ड्रॉ करेगा तो भी सिक्योर रह जाएगा, चलो यार घर में हारे नहीं है।
क्योंकि घर में हारना क्या होता है ये इंडिया को पता है। अभी न्यूजीलैंड से जो हार हुई है वो अभी तक फैंस के दिमाग से उतरी नहीं है। तो होपफुली आगे जो मैचेस हैं अच्छे देखने को मिले, टांकेदार मज़ेदार मैचेस देखने को मिले। आइंदा आने वाली वीडियोस में क्रिकेट पे बातें होती रहेंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ख्याल रखें अपना। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर दें, नहीं तो मर्जी आपकी, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। शेयर कर दीजिए अपने कमेंट्स जो हैं, अपनी राय। अगर आपको वीडियो में लगे कि यार एनालिसिस अच्छे थे, बात जो कर रहे हो वो ठीक है, तो आप उसको बैक करिएगा। अगर नहीं लग रही आपको तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। मैं भी बैटमैन की तरफ जाऊंगा ना, मैं भी फिर सोचूंगा कि यार लोग इस तरह भी सोचते हैं, ये भी हो सकता था, ये भी एक ऑप्शन था। मिलता है अगली वीडियो में।